Question number 2. The rate at which the body eliminates a drug in milliliter per hour is given by. ये इसकी इक्वेशन है। देखते ही पता चल रहा है और लफ्ज़ रेट से भी पता चल रहा है कि ये डेरिवेटिव फंक्शन है, यानी चेंज इन रेट, where t is the number of hours since the drug was administered. If r of 0 is equal to 0 is the current drug elimination, how much of the drug is eliminated during the first hour after it was administered and the fourth hour after it was administered. यानी जिस्म में दवाई डाली गई तो स्टार्ट में तो सारी ही जिस्म में थी, यानी ज़ीरो एलिमिनेट हुई थी। अच्छा, शुरू में चूंकि दवाई ज़्यादा है इसलिए क्विकली बॉडी में मिक्स होती है, एलिमिनेट होती है, फिर स्पीड स्लो हो जाएगी, रेट ऑफ एलिमिनेशन कम हो जाएगा। इस इक्वेशन का ग्राफ देखें तो उससे भी यही नज़र आ रहा है कि शुरू में रेट कितना है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे रेट और भी ज़्यादा है, यहाँ पे देखें रेट और भी ज़्यादा है। जब दवाई थोड़ी सी घुल जाती है इंसानी जिस्म में तो आहिस्ता आहिस्ता रेट कम होना शुरू हो जाता है। हमने रेट नहीं बल्कि टोटल एलिमिनेशन मालूम करनी है, यानी इसको इंटीग्रेट करके सम करना है। आर जीरो इज इक्वल टू जीरो हमें गिवन है। ब्राउन लाइन को देखें कि टोटल ड्रग जीरो टाइम पे एलिमिनेट नहीं हुई, ये तो शुरुआत है। फर्स्ट आवर में मालूम करनी है कि कितनी ड्रग एलिमिनेट हुई, तो R1 में से माइनस कर देंगे R0 को। फिर फोर्थ आवर में कितनी एलिमिनेट हुई है, यानी R4 में से माइनस कर देंगे R3 को। तो वंस अगेन देखें हमें डेरिवेटिव फंक्शन गिवन है जो कि ग्राफ में ब्लू से शो हो रहा है। चलें अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में एक छोटी सी मिस्टेक भी है कि टॉप लेफ्ट पे डी नहीं लिखा हुआ। जैसे ये एग्जांपल देखें, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y को हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को हम लिखते हैं dy बाई dx। नीचे वाली के रेट ऑफ चेंज की शक्ल में लिखेंगे तो df ऑफ x ओवर d ऑफ x लिखेंगे। इसी तरह गिवन क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t के साथ d भी होना चाहिए। हमने इसे इंटीग्रेट करना है तो पहले इस dt को राइट साइड पे ले जाएं। अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें ताकि हमारे पास r ऑफ t आ जाए, यानी r विच इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। लेफ्ट साइड पे इंटेग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो गए। राइट साइड को इंटीग्रेट करना है तो पहले ये पिक देखें, क्या गिवन इंटेग्रेंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर। ऊपर की डिग्री यानी t की मैक्सिमम पावर 1 है, जबकि नीचे की डिग्री यानी t की मैक्सिमम पावर 3 है, क्योंकि अगर t+1 होल स्क्वायर को ओपन करके t+2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर में t की मैक्सिमम पावर 3 है। लिहाजा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। नीचे t+2 लीनियर फंक्शन है और एक ही बार लिखा हुआ है, रिपीटेड नहीं है, तो इसको एक बार ही लिखें। और t+1 भी एक लीनियर फंक्शन है पर ये रिपीटेड फंक्शन है क्योंकि होल स्क्वेयर्ड है, लिहाजा इसको दो बार लिखेंगे, एक बार नॉर्मल और एक बार होल स्क्वेयर्ड। लीनियर फंक्शन में ऊपर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं, तो हम लिखते हैं a, b और c। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करें, t+1 होल स्क्वायर इंटू t+2 से। लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी सिर्फ 60t और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म बन जाएगी a इंटू t+1 होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म बन जाएगी b इंटू t+1 इंटू t+2, थर्ड टर्म बन जाएगी c इंटू t+2। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, t+1 होल स्क्वायर पे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट प्लस बी के साथ वाली ब्रैकेट्स में पहले t को t+2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा t²+2, फिर 1 को t+2 से मल्टीप्लाई करें तो t+2 ही आएगा, और c को t+2 से मल्टीप्लाई करें तो ct+2c आएगा। अब a और b को अंदर ब्रैकेट्स से मल्टीप्लाई कर दें, फिर t² वाली टर्म्स जितनी भी हैं उन सबको पहले लिख लें, फिर t वाली टर्म्स को और फिर कॉन्स्टेंट्स को। ये 2bt और 1bt मिलकर 3bt बन गए। अब t² वाली टर्म्स को कंबाइन कर दें, t वाली को भी कंबाइन कर दें और कॉन्स्टेंट्स को भी। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन करें। राइट हैंड साइड पे a प्लस 2b प्लस 2c कॉन्स्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो इससे फर्स्ट इक्वेशन मिल गई a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। फिर t के कॉफिशिएंट्स राइट हैंड साइड पे 2a प्लस 3b प्लस c और लेफ्ट हैंड साइड पे 60, इससे सेकेंड इक्वेशन मिल गई। फिर t² के कॉफिशिएंट्स देखें, राइट हैंड साइड पे a प्लस बी और लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, इससे थर्ड इक्वेशन मिल गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 0।
थर्ड इक्वेशन में ए को राइट पे ले जाएं तो साइन माइनस हो जाएगा। अब इस बी की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करें। इससे आ गया 2a-3a प्लस सी इज इक्वल टू 60 और इससे आ गया -a प्लस सी इज इक्वल टू 60। अब फर्स्ट इक्वेशन में बी की वैल्यू पुट करें। इससे आ गया a-2a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 और इससे -a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन में से इसको सब्सट्रैक्ट करें तो नीचे साइंस चेंज हो जाएंगे। -a और +a से 0 बचा, 2c माइनस सी से c आया और 0 - 60 से आया -60। अब इसे इस इक्वेशन में पुट करें। -60 को राइट साइड पे ले जाएं तो बना -a इज इक्वल टू 120 या a इज इक्वल टू -120। अब इसको थर्ड इक्वेशन में डालें तो b की वैल्यू आ गई 120। अब आपके पास a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई हैं तो पुट कर दें अपनी जगह पे। अब देखें इस डिफ़िकल्ट इंटेग्रल को हमने पार्शियल फ्रैक्शंस से 3 इजी इंटेग्रल्स में स्प्लिट कर दिया है। नेगेटिव साइंस और कांस्टेंट्स को इंटेग्रल से बाहर निकाल लें। अब इन पहली दो टर्म्स को देख के आपको फ़ौरन ज़हन में ये वाला फार्मूला आना चाहिए कि लोअर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इंटेग्रल का आंसर होगा नेचुरल लॉग ऑफ लोअर फंक्शन। थर्ड टर्म में डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इस थर्ड टर्म को इंटीग्रेट करें तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा और न्यू पावर से डिवाइड भी करेंगे। इस -2 + 1 से -1 बन जाएगा जो कि -60 से मल्टीप्लाई होकर साइन को प्लस कर देगा और इस -2 + 1 से -1 आ जाएगा और ऊपर पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर +1 हो जाएगी और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना ना भूलें। तो ये हमारे पास आर ऑफ टी आ गया है, लिहाजा इसको वहीं पे उसके सामने लिख देते हैं और बाकी स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। ये रेट ऑफ चेंज थी यानी डेरिवेटिव फंक्शन, इसका इंटेग्रल लेके हमें ये फंक्शन मिल गया है और इसकी मदद से अब हम ये वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले प्लस सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके लिए R0 हमें मालूम है कि उसकी वैल्यू 0 है, यानी इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 पुट करना है। R0 की वैल्यू हमें गिवन है 0, -120 एज इट इज़। नेचुरल लॉग ऑफ 2 कैलकुलेटर से निकालें तो 0.69314 प्लस 120 एज इट इज़। नेचुरल लॉग ऑफ 1 कैलकुलेटर से निकालें, यह ज़ुबानी बहुत आसान है, 0। 60 डिवाइडेड बाय 1 60 और प्लस सी, ये टर्म तो 0 बन जाएगी। बाकी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होकर बनी -83.177 और प्लस 60 प्लस सी एज इट इज़, ये बन गया -23.177 प्लस सी और इससे सी की वैल्यू आ गई 23.177। ये अब अपनी जगह पे डाल दें। अब आर ऑफ 1 फाइंड करना है, यानी इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 1 पुट करना है। -120 एज इट इज़ आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ 3 कैलकुलेटर से निकाला 1.0986 प्लस 120 एज इट इज़। नेचुरल लॉग ऑफ 2 कैलकुलेटर से निकालें तो 0.69314 आ गया। 60 डिवाइड बाई 2 से 30 और प्लस 23.177। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होकर बनी -131.833 और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होकर बनी +83.177 और लास्ट 2 ऐड होकर 53.177। इन तीनों को ऐड करके वैल्यू आ गई 4.521। ये भी अब अपनी जगह पे लिख लें। अब आर ऑफ 3 फाइंड करना है, यानी इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 3 पुट करनी है। -120 एज इट इज़। नेचुरल लॉग ऑफ 5 कैलकुलेटर से निकालें तो 1.6094 प्लस 120 एज इट इज़। नेचुरल लॉग ऑफ 4 कैलकुलेटर से निकालें 1.386 आ जाएगी। 60 डिवाइडेड बाई 4 से 15 मिलेगा प्लस 23.177। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी -193.13। सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई होकर बनी +166.355 और लास्ट 2 ऐड होकर 38.177। इन तीनों को ऐड करके वैल्यू आ गई 11.39। ये भी अब अपनी जगह पे लिख लें। अब आर ऑफ 4 फाइंड करना है, यानी इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 4 पुट करनी है। तो देखिए -120 एज इट इज़। नेचुरल लॉग ऑफ 6 कैलकुलेटर से निकालें 1.7917 प्लस 120 एज इट इज़। नेचुरल लॉग ऑफ 5 कैलकुलेटर से निकालें तो 1.6094। 60 डिवाइडेड बाई 5 12 और प्लस 23.177। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होकर बनी -215.004 और सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई होकर बनी +193.13 और लास्ट 2 ऐड होकर बन जाएंगी 35.177।
इन तीनों टर्म्स को ऐड करके वैल्यू आ गई 13.03। ये भी अब अपनी जगह पे लिख लें। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा देखें। ड्रग एलिमिनेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट आवर, यानी R1, क्योंकि R0 तो 0 था, तो फर्स्ट आवर में ड्रग एलिमिनेटेड है 4.521 मिलीलीटर। अब फोर्थ आवर में कितना ड्रग एलिमिनेट हुआ है, इसके लिए R4 माइनस R3 करेंगे, जो कि बनता है 1.913 मिलीलीटर। अब वो ग्राफ देखें जो हमने प्लॉट किया था। फर्स्ट आवर में तो ऑब्वियस है, वही 4.5 लिखा हुआ है, जबकि फोर्थ आवर में दोनों का डिफरेंस लें, 13.29 का और 11.39 का, तो अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर आ रहा है जो हमारा हैंड टाइप्ड कैलकुलेशन से आया है। उम्मीद है क्वेश्चन सॉल्विंग के अलावा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। Study with me, a learning experience.